अगर हम ये बात करें कि एक स्किन को हेल्दी बनाने के लिए अगर कोई न्यूट्रिशन अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहे तो वो होम रेमेडी के तौर पे कौन सी ऐसी चीज़ें खाए जिससे उसकी स्किन चमकती दमकती नजर आए? चमकती धमकती। अच्छा देखिए, अब हमारे जो हमारे फोर फादर्स, हमारे घर वाले हमें बचपन से कहते हैं भाई फल खाओ, फ्रूट खाओ, पानी ज़्यादा पियो, तो वो गलत नहीं कहते। जब आपका हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, आप फ्रूट्स इनटेक करते हैं, मल्टीविटामिन्स आपकी बॉडी में पूरे हैं, आप नींद पूरी ले रहे हैं, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करती है। आप नमाज पढ़ते हैं जो हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन ग्लो करती है। लेकिन अगर आपको एजिंग इफेक्ट आ रही है साथ साथ, तो आप डिफरेंट प्रोसीजर्स की तरफ जा सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है, आप करवा सकते हैं। ये आपके लिए ही है और आपके लिए ही बना है। तो ब्यूटी ब्यूटी टेक सम एनर्जी, और इसके लिए कुछ एफर्ट्स तो करनी पड़ती हैं। ठीक है, स्लीप साइकिल और स्किन का आपस में क्या लिंक है? क्या लिंक है? देखें, अगर हम देखें सर्कैडियन रिदम के मुताबिक अगर देखें, रात को सोना और दिन को जागना, अल्लाह ताला ने रात बनाई सोने के लिए। अब जो लोग रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं, उनका स्लीप साइकिल ही डिस्टर्ब है। एंजाइटी, डिप्रेशन, पानी प्रॉपर नहीं पिएंगे, खाना नहीं प्रॉपर खाएंगे, इकट्ठा करके लाइक 1-2 मील्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे अपने मील्स खाने को, तो ऑटोमेटिकली उनकी स्किन ख़राब ही होनी है। तो स्लीप साइकिल आपका अच्छा है, आप मॉर्निंग में उठें, उस टाइम आप पानी पिएँ, खाना अच्छा खाएं, फ्रूट्स इनटेक रखें, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन ग्लो करेगी। ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं आपस में चीज़ें। जब भी आप गलत प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी लाइफ में, तो आपकी सारी लाइफ ही खराब हो जाती है, आप कोई भी काम करने के काबिल नहीं रहते, एनर्जीज लेवल्स ही कम हो जाते हैं। ठीक हो गया। कुछ लोग जो है वो बॉडी की ऑयलिंग करते हैं, बॉडी मसाज या ऑयलिंग, ये आपकी स्किन को कुछ फ़ायदा दे सकते हैं? ऑयलिंग और जो बॉडी मसाजेज है ना, मैं यही कहूँगी एक मॉइस्चराइज़र का काम करती हैं। जो लोग कहते थे ना ऑयल लगाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये एक मिथ है। ऑयलिंग इज समथिंग कि आप मॉइस्चराइज कर रहे हो बॉडी को, जैसे कि आपने उसको एक मीडियम प्रोवाइड कर दिया, एक बैरियर प्रोवाइड कर दिया, बस इससे ज़्यादा वो कोई चीज़ नहीं करता। अगर वो कहेंगे कि ऑयल लगाने से कोई उसकी स्किन का डिजीज़ कम हो जाएगी या उसको कोई सोराइसिस या एक्जिमा का मसला था वो भी डील हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक मिथ है। ठीक है, सन ब्लॉक का इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए? देखें, सन ब्लॉक जब आप स्टार्ट करते हो मॉर्निंग में, तो आप सब, कुछ लोग कहते हैं हमने सुबह लगाया था, शाम 5 बज गए हैं, चल ही रहा है, सुबह चल लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सन ब्लॉक लगाने का तरीका होता है 2 फिंगर्स एवरी 3 आवर्स। अगर 3 घंटे गुजर गए, आपने दोबारा उसको रीअप्लाई करना है। उसका 2 फिंगर से मुराद क्या है? 2 फिंगर्स भर के आपने, एक फिंगर भर के, यस, और पूरे फेस एंड नेक और एक्सपोज्ड एरियाज, आपके हैंड्स हैं, फीट हैं, जो जो एक्सपोज्ड एरियाज हैं, वहां पे आपने लगाना है। सन ब्लॉक में भी आपने देखना है कि उसमें जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, वो UVA एंड UVB दोनों रेज को प्रॉपरली फिल्टर आउट कर रहा है, तो ये बहुत बेस्ट होता है, तो उसको आप यूज़ करें। लेकिन हर 3 घंटे बाद आपको उसको रीअप्लाई करना होता है। ठीक है, लेकिन एक लेबर पे काम करने वाला बंदा वो कैसे सन ब्लॉक को इस्तेमाल करेगा और किस तरह उसको मेंटेन करेगा? देखिए, करना तो ज़रूरी है, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाला बंदा है या घर में काम करने वाला बंदा है या लेबर कर रहा है, उसको ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो अपने प्रॉपरली लेयर नहीं करेगा, उसको बैरियर नहीं देगा अपनी स्किन को, तो प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगी? जैसे UV एंड UVB रेज आपकी स्किन के अंदर एंटर होती हैं, तो स्किन कैंसर के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी मेलानोमा स्टार्ट हो जाता है मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फुल बॉडी पे, आप देखें अंग्रेज़ भी तो सन बाथ लेते हैं ना पूरी बॉडी को लगा के, तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक जो है लेबरर क्यों नहीं कर सकता? तो करना ज़रूरी है। घर में रहने वाली खवातीन को भी करना चाहिए, कि वो समझती हैं कि शायद हम घर में काम कर रहे हैं तो हमें नहीं ज़रूरत, नहीं, लेकिन देयर आर सम रेज जो आपकी एंटर हो रही होती हैं, घर में खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, एंटर हो रही होती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप घर में भी यूज़ करें। ठीक है, जैसे हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रा फेशियल की बात की थी, तो हाइड्रा फेशियल में भी कुछ किस्में हैं, कोई उसके भी कुछ प्रोसीजर अलग अलग होते हैं, क्या है? अब कुछ लोग जो है 7 in 1, 12 in 1, 14 in 1, 18 in 1 और एक टाइम 100 in 1 आ जाना है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली हाइड्रा फेशियल में जो पहले 3 स्टेप्स हैं, जिसमें सक्शन, स्क्रबिंग और प्रॉपरली आपको लिफ्टिंग मिल रही है, दैट इज़ मोर देन इनफ। आपका बेसिक कंसर्न डील हो जाता है। अब ये बेसिकली सेलिंग स्ट्रेटजीज़ हैं और एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं कि आप कहते हो कि भाई इतने स्टेप्स की मेरे पास है, इतने स्टेप्स की है, लेकिन आपके कुछ जो स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं वही आपके लिए काफ़ी हैं, जिसमें आप सीरम्स भी लगा देते हो, आप उसके ब्लैक हेड वाइट हेड्स को भी रिमूव कर देते हो, दैट आर मोर देन इनफ। ठीक, एक जो हमारा कोई भी क्लाइंट है, वो एक कैसे ढूंढे कि एक अच्छी एस्थेटिक फिजिशियन जो है वो उसको कैसे सक्रूल करे?
देखिए ये तो एक्सपीरियंस उसको करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि अगले बंदे का कितना एक्सपीरियंस है, उसके क्लाइंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड जा रहे हैं उसके पास से, उसकी मेडिकल डिग्रीज ऑथेंटिक हैं, रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें मैटर करती हैं। दूसरा, उसको खुद आके एक चीज़ फील भी करनी पड़ती है। कंसल्टेशन में जैसे डॉक्टर को पेशेंट का पता लग जाता है, पेशेंट को भी डॉक्टर का पता लग जाता है कि भाई ये मेरी कंसल्ट मुझे सेटिस्फाइड करती है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ आपको शुरू में आधा घंटा घंटा भी कंसल्टेशन करनी पड़े करें, क्योंकि जब तक एक क्लाइंट आपका सेटिस्फाइड नहीं होकर जाता ना आपसे, आप यू आर नॉट अ गुड प्रैक्टिशनर। तो आपने उसको हर उसका सवाल उसके ऐसा ना हो घर जाए और के 10 और पूछने थे, पूछ नहीं पाया, डॉक्टर से डर लग रहा था, पता नहीं क्या कहती है आगे से या क्या कहता। ये एक बैरियर आपको तोड़ना पड़ेगा, डॉक्टर पेशेंट रिलेशन बहुत अच्छा होना पड़ेगा। तो वो ऑब्वियसली पेशेंट को आइडिया हो जाता है कि हमारा जो डॉक्टर है हमारी छोटी छोटी बातों को सुन रहा है, इसको कंसर्न है हमारे साथ कि जस्ट ये पैसा कमाने के लिए बैठा है, तो वो विजिट करता है, आता है और उसको फील हो जाता है। आपके नज़दीक एक अच्छा एस्थेटिक सेंटर कैसा होना चाहिए? एक अच्छा स्टैंड सबसे पहले तो जो हमें डिफ्रेंशिएट करता है बाकी चीज़ों से वो एक हाइजीन है। हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स बहुत फॉलो करने चाहिए। कोई भी ट्रीटमेंट कर रहा है उसके ग्लव्स होने चाहिए, उसकी नीडल्स डिस्पोजेबल होनी चाहिए, काम किया नीडल्स को डिस्पोज कर दिया। जो भी ट्रीटमेंट करना है एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे हमेशा सैनिटाइजेशन करके करना है। रूम्स आपके प्रॉपरली एयर कंडीशनड हो। आपका क्लाइंट ऐसा नहीं है कि जो आप उसको एक बिलो द एवरेज ट्रीटमेंट्स दे रहे हो, आपने उसको हाई क्लास ट्रीटमेंट, आइदर वो अफोर्डिंग है नॉन अफोर्डिंग है, इसके फ़र्क नहीं होना चाहिए। आपको सबको एक मेयारी ट्रीटमेंट ही देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप क्लाइंट सेटिस्फाइड जाए आपके पास से, प्रॉपर अच्छे रिव्यूज़ दे, डॉक्टर कंसर्न्ड हो। ये ना हो कि ट्रीटमेंट हो रहा है डॉक्टर को पता ही नहीं है, डॉक्टर आके देखे, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी देखे, आफ्टर द ट्रीटमेंट, और कोशिश करे अपने हाथ से परफॉर्म करे। अगर नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है तो उसको प्रॉपरली अंडर द सुपरविजन करवाए। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अगर लोग आपसे रब्ता करना चाहें तो कैसे करें, और डॉक्टर कंदील रिदा का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? जी अच्छा, अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं, मेरा नाम डॉक्टर कंदील रिदा है और मैं बैठती हूँ लेक सिटी में। द डर्मा एस्थेटिक क्लिनिक है नियर अस्करी बैंक, और इसके अलावा PIA में द डर्मा एस्थेटिक क्लिनिक की ब्रांच है, और वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं और मेरे से कंसल्टेशन भी करवा सकते हैं, अपनी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी करवा सकते हैं। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर कंदील रिदा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि मास्टर ट्रेनर भी हैं और एस्थेटिक के जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उसकी जितनी एडवांसमेंट हैं उसके ऊपर मजबूत ग्रिप रखती हैं, और इसी तरह कंसल्टेंट एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी महारत रखती हैं। जिस तरह आपने देखा कि प्रोग्राम के अंदर मैंने हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ डॉक्टर साहब के सामने रखने की कोशिश की, और हमने कोशिश की कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें, ताकि आप लोगों को पता हो कि आपकी स्किन के ऊपर आने वाली कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो उसका ट्रीटमेंट कैसे, कब और कहाँ से किया जा सकता है। हमारा पर्पस जो है इस प्रोग्राम का वो बेसिकली आपको वेल अवेयर करना, वेल एजुकेट करना, आपको नॉलेजेबल बनाना, और आपको अपनी बीमारी के बारे में अंडरस्टैंडिंग पैदा करवाना कि आपको जो बीमारी है ये क्यों हुई है, इसका इलाज कहाँ से है और कौन सी स्पेशलिटी जो है वो इसको डील करती है।